अब ये जो अगला क्वेश्चन है ये आपका रैंक डिसाइडिंग क्वेश्चन होने वाला है। बहुत जनता गलती करेगी यहाँ पे। हे चैम्प्स, जैसा कि आप लोग कमेंट सेक्शन में बार बार बोल रहे थे कि भैया हमें एनालिसिस की वीडियो चाहिए, जैसा आपने नीट 2022 के पेपर को एनसीईआरटी से कहां से क्वेश्चन आए हैं ये बताया था, सिमिलर वीडियो हमें इस साल के लिए भी चाहिए। फिजिक्स के क्वेश्चन इस बार एनसीईआरटी से आए हैं नहीं आए हैं, एग्जाम्पलर से आए हैं या नहीं आए हैं, पीवाईक्यू से आए हैं या नहीं आए हैं, तो वही वीडियो बना के मैं आज ले आया हूँ आपके सामने। 2022 में एनसीईआरटी से कहां से क्वेश्चन आए हैं, यही मेरी पहली वीडियो थी यूट्यूब पे। आज मैं 23 के पेपर को एनालाइज करने वाला हूँ और इस वीडियो के बनने के बाद बहुत सारे वीडियोस आपको और दिख जाएंगे, क्योंकि इसमें मेहनत करना पड़ता है इस पीडीएफ को बनाने के लिए, जो कि कोई करना नहीं चाहता, लेकिन वीडियो सबको बनानी है। तो पिछले साल जब मैंने वो पीडीएफ भी शेयर कर दिया था टेलीग्राम पे, जिसका यूज करके बड़े बड़े क्रिएटर्स ने वीडियो बनाया था, लेकिन क्रेडिट किसी ने नहीं दिया था। दूसरी चीज, बहुत बच्चों ने उसको पूरा कंप्लीट नहीं देखा था, तो मैंने जो एंड में कंक्लूजन बताया था उन्होंने सुना नहीं ध्यान से और काफी गलत कंक्लूड कर लिया था, जो उन्हें नहीं करना चाहिए था। तो इसीलिए मैं इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपको कुछ कंक्लूडिंग पॉइंट्स बता देता हूँ कि इस वीडियो से आपको क्या क्या कंक्लूड करना है, ताकि आप कुछ मिसलीड ना कर जाओ, फिर बाद में कमेंट सेक्शन में पूछते रहोगे जिसका मैं बार बार आंसर कर नहीं पाऊंगा, क्योंकि बहुत सारे कमेंट्स आते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले कंक्लूडिंग पॉइंट्स देख लेते हैं कि इसमें क्या क्या है। सबसे पहली चीज, यहाँ पे मैं इस वीडियो से बस आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि जितने भी क्वेश्चन आए थे वो 90% क्वेश्चन आपके डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली एनसीईआरटी के कंसेप्ट या फिर पीवाईक्यू से डेराइव्ड थे। पहली चीज। दूसरी चीज, आपको ये समझना है कि अगर 90% क्वेश्चन अगर एनसीईआरटी से आए हैं, पीवाईक्यू से आए हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि आपको सिर्फ अब जाके एनसीईआरटी रीड करना है, मॉड्यूल छोड़ देने हैं, आपको कुछ और प्रैक्टिस करना ही नहीं करना है, ये आपको कंक्लूड नहीं करना है यहाँ से। तीसरी चीज, अगर आपने कोई भी मॉड्यूल सॉल्व किया हुआ है और पीवाईक्यू सॉल्व किया हुआ है, अगर आपने ये दो चीज किया हुआ है, तो बिना एनसीईआरटी पर ही भी आप 99% क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। फिजिक्स में आपका प्राइम फोकस टीचर के नोट्स, मॉड्यूल और पीवाईक्यू ही होने चाहिए, जब तक आप 150 प्लस क्रॉस ना कर रहे हो। एक बार आप 150 के मार्क को टच करने लग गए, उसके बाद आपको एनसीईआरटी की रीडिंग स्टार्ट करनी है, सॉल्व करनी स्टार्ट करनी है, क्योंकि तभी आपको एनसीईआरटी का फायदा होगा। अगर आप 150 से नीचे स्कोर कर रहे हो तो पहले आप मॉड्यूल्स, टीचर के नोट्स और पीवाईक्यू पे फोकस करो। अगर पेपर हार्ड आ जाता है तो आपको ये जितने डायरेक्ट क्वेश्चन इस बार दिखे हैं या फिर पिछले साल दिखे थे उतने नहीं दिखेंगे। पेपर फिर कंसेप्चुअल आएगा, उस समय आपको टीचर के नोट्स, मॉड्यूल्स ही हेल्प करेंगे, क्योंकि वहां से डायरेक्ट क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे जो कि मॉड्यूल्स में प्रेजेंट होते हैं या टीचर अपने करवाते हैं। ऑल्दो सारे के सारे क्वेश्चन के जो कंसेप्ट्स होंगे वो पीवाईक्यू और एनसीईआरटी से ही होंगे, लेकिन वो डेराइव्ड होंगे, तो अगर आपने पहले उस टाइप के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस नहीं की होगी तो आपको अप्लाई करने में दिक्कत होगी। तो यही मैं यहाँ पे इस वीडियो से आपको पहले कंक्लूड करके बता दे रहा हूँ कि आपको ये सब चीज, इसके अलावा कुछ भी और नहीं सोचना है। इस वीडियो का बस इतना मकसद है कि बताना कि सारी पेपर जो अब एनटीए ले रही है, अगर एनटीए लेती है आगे भी, मोस्टली चांसेस है कि सारा पेपर आपका एनसीईआरटी से आएगा, कोई भी बाहर का कंसेप्ट यूज नहीं होगा आपके क्वेश्चन बनाने में। ठीक है, तो बिना देरी के वीडियो में आगे चलते हैं। अब जो पहला क्वेश्चन था वो आया था आपके करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर से, जो कि क्लास 12 का चैप्टर है। यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये डायरेक्टली 1988 के पीवाईक्यू से इस क्वेश्चन को उठाया गया है। इसमें दो चीज पूछी है, एक आपके करंट की मैग्नीट्यूड, एक उसका डायरेक्शन। जो मैग्नीट्यूड वाला पार्ट है, अगर आप सिर्फ उतना सॉल्व कर लेते हो तो इस क्वेश्चन का आपको आंसर मिल जाता है, क्योंकि देखोगे सारा ऑप्शंस आपका अलग अलग है। ठीक है, और ये डायरेक्टली चीज यहाँ पे पूछी हुई थी आपके 1988 में, इनफैक्ट वहां तो वोल्टेज भी पूछा हुआ था। सिमिलर टाइप का क्वेश्चन 2020 में भी आया हुआ है, तो ज्यादा पुराना क्वेश्चन आप इसको नहीं कह सकते हो। ठीक है, सिमिलर कंसेप्ट पे ये क्वेश्चन भी सॉल्व होता है। अगर आपको इस वाले क्वेश्चन में करंट निकालना आता था तो आप यहाँ भी करंट निकाल लेते हैं आराम से। ऑल्सो एग्जाम्पलर अगर आप खोलोगे तो आपको एग्जाम्पलर में भी ये दो क्वेश्चन दिखेंगे, 3.24 और 3.25। अगर आप यहाँ पे इन क्वेश्चन को सॉल्व कर पा रहे हो तो आपको करंट निकालना पड़ेगा, जैसा कि मैंने यहाँ दिखाया है, और सिमिलर तरीके से यहाँ पे भी आपको करंट निकालना था। तो ये हो गया आपका पहला क्वेश्चन। अब चलते हैं हम लोग दूसरे क्वेश्चन पे। दूसरे क्वेश्चन में यहाँ पे इन्होंने नेट मैग्नेटिक फ्लक्स पूछा था कि किसी भी क्लोज सरफेस का, तो ये आंसर होता है इसका 0, और ये डायरेक्ट लाइन आपकी एनसीईआरटी में लिखी हुई है, जैसा कि आप यहाँ से देख सकते हो। ये क्वेश्चन आया था मैग्नेटिज्म और मैटर चैप्टर से, क्लास 12। पेज नंबर भी मैंने यहाँ लिख दिया है। और ये जो चीज है ये मैंने पहले ही जो असर्शन रीजन वाली पीडीएफ डाली थी टेलीग्राम पे, उस पर मैंने मार्क करके दे दिया था, तो ये भी जिन्होंने अगर नहीं पढ़ा था पहले तो वो इसको देख के गए होंगे पक्का। फिर तीसरा क्वेश्चन आपके फ्लूइड चैप्टर से आया था, क्लास 11, पेज नंबर 268 पे। इस पेज नंबर पे इसका जो कंसेप्ट है वो बेसिकली है। ठीक है, यहाँ पे इन्होंने क्या पूछा था, एनर्जी पूछी थी यहाँ पे कि एक सोप बबल है उसको फॉर्म करने में कितनी एनर्जी लगेगी अगर उसका रेडियस इतना है और सरफेस टेंशन दिया हुआ था। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जो कंसेप्ट है वो थोड़ा बहुत यहाँ पे दिया हुआ है, लेकिन इसको आप डायरेक्टली अप्लाई नहीं कर सकते हो, क्योंकि एक तो ये ड्रॉप के लिए है, ऑल्दो यहाँ पे अप्लाई हो जाएगा डायरेक्टली, अगर आप लगाने जाते हो ऐसे कुछ भी लगा दोगे तो अप्लाई हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे बोल रहे हैं कि पहले से वो एक आर रेडियस का ड्रॉप था, उसके बाद उसको डेल्टा आर से बढ़ाया गया है। यहाँ पे ये नहीं बोल रहे हैं कि उसका सोप बबल का फॉर्मेशन होता है, तो इस क्वेश्चन को आप डायरेक्टली अप्लाई नहीं कर सकते, क्योंकि उस केस में आपका आर जो है 0 होगा इस वाले क्वेश्चन में, तो आपका आंसर यहाँ 0 हो जाएगा। तो आपको यहाँ पे बेसिकली ये जो ये यहाँ पे करके दिखा रहे हैं ये सीखना था कि यहाँ पे जो एनर्जी होती है वो होती है सरफेस टेंशन इनटू डेल्टा एरिया। ठीक है, और फिर आप और बबल के केस में क्योंकि यहाँ पे जैसा इन्होंने लिखा है कि दो इंटरफेसेस होते हैं, तो यहाँ पे एक 2 का मल्टीप्लिकेशन फैक्टर आएगा, जिसके कारण फिर आप जब सॉल्व करोगे तो इनिशियल आर तो 0 होगा क्योंकि फॉर्मेशन कर रहे हैं सोप बबल का, और फाइनल आर यहाँ पे दी हुई थी उसको आपको रखना था, और आपका ये फाइनल फॉर्मूला बनता। तो सिमिलर फॉर्मूला है, आंसर आप यहाँ अगर वैल्यू पुट करते तो आंसर आ जाता, लेकिन ये अलग चीज के लिए है, ये ड्रॉप के लिए है, और दूसरा यहाँ पे पहले से एक कुछ
रेडियस का ड्रॉप प्रेजेंट है। अब आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन जो था वो अल्टरनेटिंग करंट चैप्टर से था, क्लास 12 से। यहाँ पे इन्होंने प्राइमरी वाइंडिंग में करंट पूछा है और इन्होंने बताया हुआ है कि जो सेकेंडरी है उसको हमने कनेक्ट किया है 12 वोल्ट और 60 वॉट के सप्लाई से, और ये एक स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है। फिर इन्होंने बोला है कि जो प्राइमरी है वो 220 वोल्ट से कनेक्टेड है और करंट बता दो हमें। तो इसके लिए यहाँ पे एनसीईआरटी में फॉर्मूला दिया गया है कि जब भी आप 100% एफिशिएंट या फिर आइडियल ट्रांसफार्मर मानते हो, उस केस में आपका जो पावर इनपुट होता है वो पावर आउटपुट के इक्वल होता है, और पावर ये जो दिख रहा है आपको VS और IS, ये आपका पावर सेकेंडरी हो जाएगा। तो वही मैंने यहाँ लिख दिया है। तो पावर सेकेंडरी आपको दिया हुआ था यहाँ पे, आपको VP दिया हुआ था यहाँ पे, और IP आप यहाँ से निकाल लेते हो। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना था, एनसीईआरटी का ये क्वेश्चन था। ऑल्सो अगर आप देखोगे तो ये PYQ 2021 का भी क्वेश्चन है, सिमिलर क्वेश्चन है, आप यहाँ देख सकते हो। ठीक है, फिर आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन भी अल्टरनेटिंग करंट चैप्टर का है, क्लास 12 से ये पूछा गया है। यहाँ पे एक LCR सर्किट दिया गया था जहाँ पे L की वैल्यू दी गई है, आपको C की वैल्यू दी गई है और R की वैल्यू दी गई है, और पूछा है कि फ्रीक्वेंसी बताओ रेजोनेंस पे क्या होती है। अब ये क्वेश्चन जो है एग्जाम्पल 7.8 और 7.9 से उठाया गया है। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे भी एक LCR सर्किट दिया गया था जहाँ पे LCR तीनों की वैल्यू दी हुई थी, और इन्होंने पूछा था बताओ फ्रीक्वेंसी जहाँ पे रेजोनेंस ऑकर होता है। तो सिमिलर क्वेश्चन है, यहाँ पे बताया हुआ है कि कैसे सॉल्व करना है। यहाँ पे लोग कंफ्यूज हो सकते थे कि यहाँ पे देखो रेडियन पर सेकेंड और किलो हर्ट्ज दिया गया है। वैसे तो आप जब सॉल्व करोगे तो मैग्नीट्यूड से आपको समझ में आ जाएगा कि आंसर क्या हो सकता है इसका, लेकिन कंफ्यूजन यहाँ पे हो सकता था, तो इसको ध्यान देना है। फिर चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो सेमीकंडक्टर से अगला क्वेश्चन पूछा गया था, क्लास 12 का चैप्टर है ये। यहाँ पे स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन था, दोनों स्टेटमेंट्स आपको एज इट इज पेज नंबर 485 486 पे मिल जाता है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, ये क्वेश्चन KTG से पूछा गया था, क्लास 11 का चैप्टर है। KTG में जब आप समरी देखोगे या फिर थ्योरी देखोगे, वहां पे दोनों जगह आपको ये फॉर्मूला मिलता है, और आपको यहाँ दिखता है कि जो VRMS है वो रूट ऑफ टेम्परेचर के प्रोपोर्शनल है। उसी कंसेप्ट पे इस क्वेश्चन को सॉल्व करना था। यहाँ पे जो कंफ्यूजिंग चीज हो सकती थी, जहाँ पे लोग कंफ्यूज हुए हैं, वो ये हुए हैं कि यहाँ पे बोला गया है कि RMS स्पीड इज इंक्रीज्ड बाय 3 टाइम्स, ना कि 2-3 टाइम्स। तो बहुत लोगों ने जिसने इस बाय को इग्नोर किया, तो उसने वो आंसर निकाल रहा था 3 टाइम्स सोच के, लेकिन बाय 3 टाइम्स का मतलब होता है कि 4 टाइम्स से बढ़ गया। ठीक है, तो आप 4 टाइम्स को जब रूट के अंदर ले जाओगे तो उसका मतलब है 16 टाइम्स आपको टेम्परेचर को करना था। तो ये आपका इस तरीके से आपको आंसर निकालना था। फिर केल्विन और डिग्री सेल्सियस का भी यहाँ पे वो था, तो उस हिसाब से आपको फिर सॉल्व भी करना था। ठीक है, समझ में आ गया। ये एनसीईआरटी का ही डेराइव्ड क्वेश्चन कह सकते हो, फॉर्मुला बेस्ड, मतलब फॉर्मुला तो एनसीईआरटी का ही है, बाकी आपको थोड़ा बहुत अपना दिमाग लगाना था। उसके बाद अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये क्वेश्चन आपके फ्लूइड चैप्टर से, क्लास 11 डायरेक्ट थियरी का क्वेश्चन है। आप जब बर्नौलीज थ्योरम पढ़ते हो यहाँ पे, तो इन्होंने बताया हुआ है कि कैसे इन्होंने बर्नौलीज इक्वेशन यूज किए वेंचुरीमीटर को सॉल्व करने के लिए, तो उसी पे बेस्ड इन्होंने ये क्वेश्चन पूछा है। बाकी इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको ये भी नहीं पता होना चाहिए था कि वेंचुरीमीटर किस पे काम करता है, क्योंकि जब आप ऑप्शन देखोगे तो आपको दिखता है कि ये 2 ऑप्शन जो है, ये तो रोटेशनल मोशन का ऑप्शन है, ह्यूजेंस प्रिंसिपल वेव ऑप्टिक्स का है, और आपको पता है वेंचुरीमीटर फ्लूइड्स का है, तो एक ही ऑप्शन बचता है आपका। ठीक है, अच्छा फिर आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन मोशन इन स्ट्रेट लाइन का क्वेश्चन था, क्लास 11 का ये चैप्टर है। ये क्वेश्चन बहुत बेसिक क्वेश्चन है, इतनी बार पूछा जाता है आपको, चाहे आप मॉक टेस्ट दो या फिर PYQ दो, PYQ सॉल्व करो। तो वैसे ही PYQ 2011 में क्वेश्चन पूछा हुआ है, एग्जाम्पलर में जाओगे वहाँ पे ये क्वेश्चन प्रेजेंट है, मैंने उसका स्क्रीनशॉट अटैच नहीं किया यहाँ पे। तो यहाँ पे बताया, यहाँ पे इन्होंने वेरिएबल में क्वेश्चन पूछा था, यहाँ पे इन्होंने वैल्यूज में क्वेश्चन पूछ लिया, बस इतना ही फर्क है। ठीक है, फिर आगे चलते हैं। ये वाला क्वेश्चन आपके ऑल्टरनेटिंग करंट और EMW मिला के आप कह सकते हो इस क्वेश्चन को बनाया गया, क्योंकि इसमें 2 ऑप्शंस ऑल्टरनेटिंग करंट के, 2 ऑप्शंस EMW के हैं। तो इस क्वेश्चन को अगर आप देखोगे तो ये सिमिलर क्वेश्चन आपका यहाँ पे प्रेजेंट है एग्जाम्पल 7.4 में। ये जो लाइन आपको दिख रही है उसी लाइन पे इन्होंने ये क्वेश्चन बनाया है। ठीक है, बाकी ये जो कंसेप्ट की कंडक्शन करंट डिस्प्लेसमेंट करंट के इक्वल होता है, ये आपको दोनों एक्सरसाइज और नीट 2019 के क्वेश्चन में देखने को मिल जाता है। ठीक है, तो ये कंसेप्ट आपको यहाँ पे यूज होता। यहाँ पे क्वेश्चन में कुछ नहीं था, इन्होंने बोला था कि अगर हम लोग फ्रीक्वेंसी डिक्रीज करेंगे तो बताओ इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है। ठीक है, तो आप देखो फ्रीक्वेंसी अगर हम लोग डिक्रीज करते हैं तो आप यहाँ पे एक कैपेसिटिव रिएक्टेंस की बात है जो कि XC होती है, वो मैंने यहाँ पे दिखा दिया है। तो आपको दिख रहा है कि XC जो है वो फ्रीक्वेंसी के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो अगर ये फ्रीक्वेंसी आपकी डिक्रीज हो रही है तो ये इंक्रीज ही करेगा जो कैपेसिटिव रिएक्टेंस है। तो यहाँ पे इंक्रीज का ना ही ये ऑप्शन है ना ही ये ऑप्शन, तो ये दोनों ऑप्शन गलत हो गए। तो अब ऑप्शन आपके डिस्प्लेसमेंट करंट वाला ही सही हो सकता है, कोई एक, या तो डिक्रीज होगा या तो इंक्रीज होगा। अब आपको पता है कि जो करंट है वो XC के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, तो जब फ्रीक्वेंसी आपकी डिक्रीज करी गई तो XC बढ़ गया तो करंट डिक्रीज हो गया, तो आपका पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। इस हिसाब से इस क्वेश्चन को करना था, एनसीईआरटी बेस्ड था। फिर आगे चलते हैं। ये क्वेश्चन आपको रे ऑप्टिक्स का मिलता है, क्लास 12 का ये चैप्टर है। बेसिक काइनेमेटिक्स इसमें थोड़ी यूज होती है क्लास 11 की। अगर इस क्वेश्चन को देखोगे, अब मैं देखो क्यों बोलता हूँ आपको कि एनसीईआरटी आपको डायरेक्ट नहीं पढ़नी, अगर आप बेसिक 150 मार्क्स तो स्कोर कर ही रहे हो अपने टेस्ट में, क्योंकि ये मैं दिखा रहा हूँ आपको। देखो ये पेज नंबर 317 पे ये चीज लिखी हुई थी, पेज 319 पे ये लिखा हुआ था, पेज 320 पे ये लिखा हुआ था।
इन तीनों को जब आप मिलाओगे तब आप एक कंक्लूसिव फॉर्मूला बनाते हो जिसको आपको यहाँ यूज करना था इस वाले क्वेश्चन के लिए। और अगर आप किसी भी टीचर से पढ़ते हो या मॉड्यूल्स सॉल्व करते हो तो आपको ये फॉर्मूला कहीं ना कहीं तो दे ही देते हैं वो लोग, जो आप डायरेक्टली यूज कर सकते थे यहाँ पे, ठीक है। तो ये इसलिए मैं कहता हूँ कि आपको डायरेक्टली एनसीईआरटी नहीं करना होता है, एटलीस्ट न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स के लिए। तो यहाँ पे यही था, इन्होंने वेलोसिटी डायरेक्ट नहीं दी थी, उन्होंने डिस्टेंस और टाइम दिया होता, तो इस हिसाब से आपको वेलोसिटी निकालना था और यहाँ पे पुट करना था। तो समझ गए इस क्वेश्चन को कैसे करना था, ठीक है। एनसीईआरटी का ये क्वेश्चन इसको मैं मानूंगा। फिर आगे चलते हैं, ये क्वेश्चन बहुत इजी दिख रहा है आपको, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल वाले चैप्टर 2 जो क्लास 12 का है वहां से पूछा गया था। सीरीज और पैरेलल दोनों का फॉर्मूला आपको समरी में, थ्योरी में मिलता ही है, वही आपको यहाँ अप्लाई करना था। बेसिक इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस यहाँ पे सॉल्व करना था आपको। फिर 13th नंबर क्वेश्चन पे जाते हैं, ईएमआई चैप्टर से क्लास 12 से पूछा गया है। डायरेक्टली इसका जो फॉर्मूला है आपको एग्जाम्पल 6.10 में यूज करते हुए दिख जाएगा कि मैग्नेटिक एनर्जी होती है हाफ LI स्क्वायर। वहाँ यहाँ पे भी इन्होंने मैग्नेटिक एनर्जी पूछा हुआ था, L दिया हुआ है, I दिया हुआ है, बस यूनिट का ध्यान देना था। यहाँ पे माइक्रो जूल भी है, मिली जूल भी है, मैग्नीट्यूड का यहाँ पे ध्यान रखना था। फिर आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन सेमीकंडक्टर क्लास 12। इसको मैं थोड़ा अच्छा क्वेश्चन कह सकता हूँ क्योंकि जिसने सेमीकंडक्टर की थ्योरी नहीं पढ़ी है तो जनरली टीचर इसको स्किप कर देते हैं, तो उन्हें इसमें दिक्कत हो सकती थी। ऑल्दो जिसने मेरे नोट्स को रेफर किया होगा, शॉर्ट नोट्स को, तो उसमें मैंने इसको लिखा हुआ था, तो ये आपको एक फायदा हो सकता है। जितने मैंने अभी क्वेश्चन दिखाए, जितने इस साल क्वेश्चन आए हैं, सारे के सारे पॉइंट्स मेरे नोट्स में लिखे हुए थे, चाहे वो थ्योरी के क्वेश्चन हो या फिर न्यूमेरिकल के क्वेश्चन से। तो एक ही चीज़ मैं यहाँ पे ऐड कर देता हूँ आपके लिए। तो एक हो गया आपका, इसका आंसर कैपेसिटर है। ये डायरेक्टली एनसीईआरटी में लिखा हुआ है कि फिल्टर करने में कैपेसिटर ही यूज होता है, ठीक है। पेज नंबर 484 सेमीकंडक्टर चैप्टर। फिर आगे चलते हैं, ये क्वेश्चन जो आपको दिख रहा है ये चैप्टर EMW का क्वेश्चन है, एक्सरसाइज 8.10। फॉर्मूला ये वाला इसमें यूज होने वाला है और ये क्वेश्चन डायरेक्टली आपके एक्सरसाइज में प्रेजेंट है। एक्सरसाइज मैंने बता दिया, ये क्वेश्चन देख लो यहाँ पे, ठीक है, ठीक है, समझ में आया। ये डायरेक्ट क्वेश्चन उठाया हुआ है, देखो वैल्यूज भी चेंज नहीं की है यहाँ पे। फिर चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। ये क्वेश्चन यूनिट एंड मेजरमेंट क्लास 11 चैप्टर। बहुत ज़्यादा इस एरर सब पढ़ते हैं लेकिन एरर में ये चीज़ इग्नोर कर देते हैं, लेकिन ये भी पॉइंट मैंने अपने शॉर्ट नोट्स में लिखा हुआ था और एक्जैक्टली यही लाइन लिखी हुई थी जो इन्होंने पूछा है। रैंडम एरर में काफ़ी बातें हैं एनसीईआरटी में, लेकिन मैंने यही एक लाइन उठा के लिखा था, वहीं से क्वेश्चन पूछ दिए, ठीक है। तो मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि नोट्स मत बनाओ, उसको यूज़ करो, उसको एज ए रेफरेंस यूज़ कर सकते हो कि आपके नोट्स में कुछ छूट तो नहीं गया है, ठीक है, क्योंकि उसमें मैंने सारी इंपॉर्टेंट चीज़ तो लिखी हुई है, ठीक है। तो बाकी मैंने दिखा दिया कि पेज 24 में ऐसे करके ये लाइन था जहाँ से इन्होंने क्वेश्चन बनाया था, ठीक है। फिर आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन नंबर 17, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड क्लास 11 का चैप्टर यहाँ से पूछा गया था। ये डायरेक्टली पॉइंट्स ऑफ पॉइंटर में जो इन्होंने क्वेश्चन बनाया है वो डायरेक्टली प्रेजेंट है, बस यहाँ पे W है जो कि इन्होंने वेट को बता रहे हैं। यहाँ पे भी इन्होंने बोला है कि जो वेट है उसको हम लोग F मान रहे हैं, तो बस यही फर्क है। बाकी स्ट्रेस का तो फॉर्मूला सबको पता है, स्ट्रेस इज इक्वल टू फोर्स बाय एरिया, तो वही आपको यहाँ पे करना था, सिंपल क्वेश्चन था, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आप एनसीईआरटी पढ़ोगे तभी इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे, ये मैं बस बता रहा हूँ कि एनसीईआरटी से कहाँ से आया है क्वेश्चन, ठीक है। फिर आगे चलते हैं, ये क्वेश्चन करंट का चैप्टर बेसिक क्वेश्चन है, क्लास 12 से पूछा गया है, ठीक है। इसको सॉल्व करने के लिए बस आपको इसको डिवाइड करना आना चाहिए कि 22,000 को लिखेंगे कैसे, तो 22,000 को इस तरीके से लिखेंगे। फिर आपको पता होना चाहिए कि जो थर्ड बैंड है वो क्या सिग्निफाई करता है, तो वो एनसीईआरटी में यहाँ दिया हुआ है, देखो कि थर्ड बैंड आपका डेसिमल मल्टीप्लायर जो कि ये चीज़ है जो कि पावर आपने जो निकाली है उसको सिग्निफाई करता है। वो किसके लिए कलर है ये तो याद रहता है सबको ट्रिक से, है ना, BB रॉय ऑफ ग्रेट ब्रिटेन हैड वेरी गुड वाइफ, तो यही चीज़ आपको यूज़ करके यहाँ पे आंसर देना था यहाँ पे। बाकी सिमिलर टाइप का क्वेश्चन जो है PYQ 2018 में पूछा जा चुका है। यहाँ पे भी देखो कोइंसिडेंटली आंसर ऑरेंज ही था जो कि यहाँ पे आंसर है, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं, ड्यूअल नेचर क्लास 12 क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में आपको ध्यान ऐसे देना था कि ये क्वेश्चन होता बहुत आसान है, लेकिन ये जानबूझ के ऐसे प्लेस करते हैं इसको कि आप सीजियम की वैल्यू समझ लो 2.75 है, मतलब गलत वैल्यूज देख लो दूसरे के, और फिर आप सिली मिस्टेक कर दो, ठीक है। बाकी क्वेश्चन में कुछ नहीं था, ऐसे भी आप सॉल्व कर लेते हैं इसको। बाकी ये क्वेश्चन आपके PYQ 2005 में भी सिमिलर क्वेश्चन पूछा हुआ है, एक्सरसाइज में भी ऐसा ही क्वेश्चन प्रेजेंट है, और एग्जाम्पल 11.3 में इस क्वेश्चन का जो मेन कंसेप्ट है वो एक्जैक्टली समझाया हुआ है जिस पे आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हो, ठीक है। फिर आगे चलते हैं, आगे है आपका वेव ऑप्टिक्स क्लास 12 से इस क्वेश्चन को पूछा गया है। 2 स्टेटमेंट दी गई थी, दोनों स्टेटमेंट ये जो आपको दिख रहा है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट और स्टार मार्क, ये मैंने पहले ही जो एसोसिएशन रीजन वाली PDF प्रोवाइड की थी टेलीग्राम पे कि ये थ्योरीज देख लो, यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है, उसमें मैंने पहले से मार्क किया हुआ है, आप जाके अभी भी देख सकते हो, PDF पहले से प्रेजेंट है वहाँ पे। बाकी ये मैंने मार्क किया था, तो यही इन्हीं 2 स्टेटमेंट को इन्होंने उठा के यहाँ पे क्वेश्चन पूछ दिया है, ठीक है। अच्छा, तो ये था एग्जाम्पल 10.4 से इस क्वेश्चन को बनाया गया था। फिर आगे चलते हैं, न्यूक्लियस चैप्टर से क्लास 12 से इस क्वेश्चन को उठाया गया है। ये क्वेश्चन मतलब बहुत ज़्यादा बेसिक क्वेश्चन है, मतलब आप जब न्यूक्लियस चैप्टर करते हो तो ये क्वेश्चन आप बहुत बार सॉल्व करते हो, चाहे आप टेस्ट दो या कुछ भी दो, और ये वही मैंने दिखाया कि PYQ में बहुत बार इसके
एग्जैक्टली ये क्वेश्चन तो नहीं, लेकिन इससे हार्ड क्वेश्चंस प्रेजेंट है जिसको सॉल्व करने के लिए आपको इसका कंसेप्ट तो आना ही चाहिए। 61, 67 आपको दिख रहा है, 2018 में 2012 में पूछा गया है। ऑल्सो एक सिमिलर क्वेश्चन जो है एनसीईआरटी एक्सरसाइज में भी प्रेजेंट है। फिर जो ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 22, ये लॉज ऑफ मोशन से क्लास 11 से के एग्जाम्पलर जो है 5.6 से वहाँ एग्जैक्टली उठाया गया है इस क्वेश्चन में। बस यहाँ पे एक फुटबॉल प्लेयर डाल दिया, यहाँ पे हॉकी प्लेयर है, ठीक है। बाकी सिमिलर कंसेप्ट ये क्वेश्चन है। उसके बाद चलते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 23 हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम का क्वेश्चन है, जो कि आप देख सकते हो कि एनसीईआरटी एक्सरसाइज में इसका एक पार्ट पूछा हुआ है इस क्वेश्चन का। और जो आपकी पीवाईक्यू है 2013 की, इसमें इन्होंने यहाँ पे शॉर्टेस्ट वेवलेंथ की बात की गई है और वहाँ पे इन्होंने लॉन्गेस्ट वेवलेंथ की बात की है। बाकी फॉर्मूला आपको ये यूज़ करना था और कंसेप्ट दोनों में आपको सेम सॉल्व करना था। बस आपको इतना पता होना चाहिए था कि जो शॉर्टेस्ट वेवलेंथ है वो तब होती है जब N2 आपकी इनफाइनाइट होगी या फिर एनर्जी का मैक्सिमम गेन या लॉस हो। फिर अगले क्वेश्चन में चलते हैं। ये आपका ग्रेविटेशन का क्वेश्चन है, क्लास 11 से इसको पूछा गया था। ये एक अच्छा क्वेश्चन मैं कह सकता हूँ, इसमें थोड़ा टाइम लगता है आपको क्योंकि अगर आपको प्रैक्टिस नहीं है क्वेश्चन सॉल्व करने की। बाकी क्वेश्चन जो है ये डायरेक्टली ऐसा क्वेश्चन मुझे मिला नहीं जो पीवाईक्यू में पूछा गया था। ऑल्दो यही सिमिलर क्वेश्चन जो आप यहाँ पे सॉल्व कर रहे हो ये आप इलेक्ट्रोस्टैट्स में करते हो, जहाँ पे उन्होंने यही क्वेश्चन पूछा होता है। बस वहाँ पे चीज़ होती है इलेक्ट्रोस्टैट्स वाली, मतलब मास की जगह चार्ज होगा। बाकी क्वेश्चन करने का तरीका एकदम वही है जो इलेक्ट्रोस्टैट्स में होता है। तो मैं इसको आउट ऑफ एनसीईआरटी क्वेश्चन तो नहीं बोलूँगा, ऑल्दो मेरे को सिमिलर टाइप का क्वेश्चन मिला नहीं, लेकिन हाँ पीवाईक्यू में एक इसका ग्रेविटेशन पोटेंशियल कैसे सॉल्व करते हैं, जो इसका आधा पार्ट है इस क्वेश्चन सॉल्व करने का, वो पीवाईक्यू में प्रेजेंट है, तो उसकी दिक्कत आपको नहीं होती। बस आपको यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ पे जीरो है ये पता करना था, जो कि आप बहुत बार करते हो इलेक्ट्रोस्टैट्स में, ठीक है। तो ये भी एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। अब ये जो अगला क्वेश्चन है ये आपका रैंक डिसाइडिंग क्वेश्चन होने वाला है कि इस पे मतलब मेरे को लगता है बहुत जनता गलती करेगी यहाँ पे, क्योंकि ये इन्होंने एक्सरे पूछ दिया है और मोस्टली को इलेक्ट्रॉन का पता होता है, ठीक है। क्वेश्चन जो था ये डुअल नेचर का क्वेश्चन था, क्लास 12 से इसको पूछा गया है। रैंक डिसाइडिंग क्वेश्चन है, एग्जैक्टली इसमें कोई शक नहीं है। आप भी कमेंट करके बताना अगर ये क्वेश्चन आपका गलत हुआ है तो। देखो इसमें क्या पूछा है कि मिनिमम वेवलेंथ बता दो एक्सरे की जो कि प्रोड्यूस होती है जब इलेक्ट्रॉन एक्सेलरेट होता है v वोल्ट से, ठीक है। अब डी ब्रोगली वेवलेंथ आप सबको याद होता है और उनको यही याद आएगा कि लैम्डा तो जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है 1/√v के, ठीक है। और ये आंसर टिक करेंगे आपका फर्स्ट वाला, जो कि गलत होगा, क्योंकि यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछते हैं वो पूछते हैं कि वेवलेंथ एसोसिएटेड विद एन इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे पूछा हुआ है एक्सरे का वेवलेंथ, ठीक है। तो दोनों अलग चीज़ होती है। एक्सरे के लिए फिर आपको ये कंसेप्ट लगाना पड़ता है कि एनर्जी h म्यू होती है। एनर्जी को आप E इंटू वी मतलब चार्ज इंटू वोल्टेज लिख सकते हो, और h म्यू को जब खोलोगे तो c बाय लैम्डा खोलोगे और फिर लैम्डा इधर ले आओगे तो आपको दिख रहा है कि लैम्डा जो है वोल्टेज के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, मतलब लैम्डा 1/v के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो यहाँ से आपका ये क्वेश्चन सॉल्व होता है। बाकी ये क्वेश्चन क्या एनसीईआरटी से बाहर था? नहीं, एग्जैक्ट क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है एक्सरसाइज 11.1 में, ठीक है। पहला ही क्वेश्चन है एक्सरसाइज का, वहाँ पे ये पूछा हुआ है कि मिनिमम वेवलेंथ ऑफ एक्सरे बताओ जब 30 किलो वोल्ट के जो मतलब वोल्टेज दिया हुआ है आपका यहाँ पे, और पूछा है एक्सरे का मिनिमम वेवलेंथ बताओ। तो अगर आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करने जाते हैं तो आपको समझ में आ जाता है कि वोल्टेज मेरे को यहाँ रूट वाला नहीं लेना है बल्कि 1/v लेना है, ठीक है। तो ये एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है डायरेक्ट। फिर आते हैं अगले क्वेश्चन पे। ये क्वेश्चन आपके रोटेशनल मोशन का क्वेश्चन है और क्लास 11 का ही चैप्टर है। ये क्वेश्चन आपका बोनस जाने वाला है फॉर श्योर, क्योंकि ये सेक्शन ए का क्वेश्चन है और सबको यहाँ पे मार्क्स मिलने वाला है क्योंकि इन्होंने ऑप्शंस गलत दिए हुए हैं। बाकी इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका यहाँ पे एनसीईआरटी में प्रेजेंट है और नीट 2022 पिछले वाले जो नीट था उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था, सिमिलर क्वेश्चन। यहाँ पे इन्होंने ऑप्शन 3:5 दिया है, लेकिन आंसर आएगा आपका √3/5, ठीक है। तो ये था। फिर अगले क्वेश्चन में चलते हैं। ये क्वेश्चन यूनिट मेजरमेंट का क्वेश्चन है, क्लास 11 का चैप्टर है ये। यहाँ पे आप देखोगे तो इस क्वेश्चन का जो रेफरेंस है वो इस क्वेश्चन से आता है, जो कि एग्जाम्पल 2.9 है। सिमिलर क्वेश्चन है, यहाँ पे भी इन्होंने a + -डेल्टा a वाली चीज़ दे रखी है और आपको सॉल्व करने के लिए इस तरीके से इसको खोल के लिखना पड़ता। वही चीज़ आपको यहाँ भी करनी है। डेंसिटी के लिए आप इसको खोल के ऐसे लिखते, बस इसको सॉल्व कर लेते। तो ये भी एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है, ठीक है। अच्छा, फिर आगे चलते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड का क्वेश्चन है ये, मतलब पहला चैप्टर 12th का। और इस क्वेश्चन में ये जो क्वेश्चन है वो डायरेक्टली आपके एनसीईआरटी एग्जाम्पल से उठाया गया, जैसा कि आप देख सकते हो, ठीक है। तो इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। फिर आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 करंट इलेक्ट्रिसिटी का क्वेश्चन है, क्लास 12th का ये चैप्टर है। ये जो क्वेश्चन है ये डायरेक्टली नीट 2012 में पूछा गया है, एग्जैक्ट क्वेश्चन है। बस यहाँ पे इन्होंने रेजिस्टेंस की वैल्यू पूछी है और जो पीवाईक्यू वाले क्वेश्चन है उसमें आपका वीबी मतलब इस वाले सेल की जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो पूछा हुआ था। तो बस आपको लेकिन कंसेप्ट सॉल्व करने के लिए आपको सेम अप्लाई करना पड़ेगा। तो अगर आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते पीवाईक्यू में तो आप इसको भी इजीली सॉल्व कर लेते, कोई दिक्कत आपको नहीं आता। फिर आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 वर्क बाय एनर्जी का क्वेश्चन है, क्लास 11th का ही चैप्टर है, ठीक है। ये जो क्वेश्चन है सिमिलर क्वेश्चन 2003 में पूछा गया है, तो ये भी पीवाईक्यू हो गया आपका, ठीक है। फिर आगे चलते हैं। थर्मोडायनेमिक्स क्लास 11th का चैप्टर है, ठीक है। यहाँ पे जो फॉर्मुला यूज होगा वो एनसीईआरटी के समरी में यहाँ प्रेजेंट है, थियरी में भी प्रेजेंट है, ठीक है। यही फॉर्मुला आपको यूज करना था। बाकी कार्नेट इंजन का ये क्वेश्चन इतना इंपॉर्टेंट है कि आपको पीवाईक्यू में इतने सारे क्वेश्चन इसके ऊपर दिखेंगे, जो कि डायरेक्टली ये क्वेश्चन नहीं है लेकिन उससे अच्छा क्वेश्चन है जो यहाँ पे पूछा गया है। यहाँ तो बस डायरेक्टली पूछ लिया है,
यहाँ पे इस क्वेश्चन में आपको 2-3 इक्वेशन बनानी पड़ती है, लेकिन फॉर्मूला आप यही यूज़ करते, कंसेप्ट आपको सेम लगाना पड़ता है जो आप इस क्वेश्चन में लगाते। ठीक है, तो ये आपका PYQ से आप कह सकते हो डायरेक्ट क्वेश्चन है। फिर आते हैं रोटेशनल मोशन में, क्लास 11th का ही चैप्टर है। ठीक है, यहाँ पे जो चीज़ पूछी हुई है वो NCERT में एकदम सीधे तरीके से नहीं लिखा हुआ है, लेकिन घुमा फिरा के लिखा है, तो मैं उसको दिखा देता हूँ आपको। यहाँ पे इन्होंने ये बताया कि जो एंगुलर वेलोसिटी है उसका जो डायरेक्शन होता है वो एक्सिस ऑफ रोटेशन के अलॉन्ग होता है, और ओमेगा और अल्फा जो है वो ऑलमोस्ट, और ओमेगा और अल्फा की जो डायरेक्शन वो सेम होती है, वो ये बताना चाहते हैं इस लाइन के थ्रू। और आपको पता है अल्फा जो है डी ओमेगा बाई dt होता है, तो जो ओमेगा का डायरेक्शन होगा सेम डायरेक्शन आपका अल्फा का होगा। तो इस कंसेप्ट से आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना था। डायरेक्टली NCERT ने इस चीज़ को नहीं लिखा हुआ है, ऑल्दो अगर आप मॉड्यूल्स करते तो आपको क्वेश्चन पक्का पता होता है। ये बहुत ईजी क्वेश्चन नहीं है, बहुत बेसिक क्वेश्चन है। ठीक है, फिर आते हैं हम लोग वेव्स चैप्टर पे। क्लास 11th से इस क्वेश्चन को उठाया गया था, क्वेश्चन नंबर 33। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत बेसिक क्वेश्चन है, डायरेक्ट मतलब आपको सबसे जो इस ऑर्गेन पाइप्स का जो सबसे बेसिक फॉर्मूला पता होता है उसी पे इन्होंने क्वेश्चन पूछ दिया था। डायरेक्टली रेशियो पूछा है, आपको सिर्फ फॉर्मूला पता होना था और उसको डिवाइड करना था। वही है, ओपन पाइप का फॉर्मूला यहाँ पे है, क्लोज पाइप का फॉर्मूला यहाँ पे, डिवाइड करते आपको आपका आंसर आ जाता। बस ये ध्यान रखना था कि आप ओपन पाइप को क्लोज से डिवाइड कर रहे हो, क्योंकि उसी का रेशियो यहाँ पे पूछा हुआ है। फिर अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये क्वेश्चन मोशन इन प्लेन से पूछा था क्लास 11th चैप्टर से। ये क्वेश्चन आपको दिख रहा हो कि डायरेक्टली प्रेजेंट है एग्जांपल 4.9 में, तो वहीं से इस क्वेश्चन को डायरेक्टली उठाया गया है। ठीक है, फिर अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 35 है। इलेक्ट्रिक फील्ड एंड चार्जेस से इस क्वेश्चन को उठाया गया है, क्लास 12th का ये चैप्टर है। ठीक है, इस क्वेश्चन को अगर आप ध्यान से देखोगे तो डायरेक्टली ये 2016 फेज 2 का जो पेपर हुआ था नीट का, वहां से इस क्वेश्चन को उठाया गया है। ये भी एक आपका PYQ है। ठीक है, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। अब आते हैं हम लोग सेक्शन बी को, देखते हैं कि सेक्शन बी में कैसे कैसे क्वेश्चंस पूछे गए थे। पहला क्वेश्चन जो था वो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल चैप्टर से था, क्लास 12th का ही चैप्टर है। अगर आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करने जाओगे तो आपको ये फॉर्मूला लगाना होगा जो कि NCERT की थ्योरी में दिया गया है। ठीक है, इसी से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना था। बस यहाँ पे इन्होंने 1/4πε0 को K लिखा हुआ है डायरेक्टली, जो कि इन्होंने बताया भी है। फिर आते हैं हम लोग सेकंड क्वेश्चन पे, जो कि रे ऑप्टिक्स का क्वेश्चन है, क्लास 12 से इसको पूछा गया है। इस क्वेश्चन में जो फॉर्मूला यूज होने वाला है वो NCERT समरी में यहाँ पे प्रेजेंट है, थ्योरी में भी प्रेजेंट था। ठीक है, बाकी इस क्वेश्चन को अगर देखोगे तो ये कुछ नहीं, ये एक्सटेंडेड क्वेश्चन है PYQs का, जो कि यहाँ पे 2 बार पूछा गया है, 2006 में और अभी जो लेटेस्ट नीट हुआ था आपके पिछले वाला नीट 2022 वाला जो PYQ है, उसी क्वेश्चन का एक पार्ट ये वाला क्वेश्चन है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे 2 कन्वेक्स लेंसेज है, एक कनकेव है। यहाँ पे इन्होंने एक कन्वेक्स और एक कनकेव दिया हुआ है, तो मतलब इस क्वेश्चन का ये वाला पार्ट जो था यहाँ पे इन्होंने पूछा हुआ था। ठीक है, बाकी आपको पता होती है कि जो पावर है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है फोकल लेंथ के, तो पावर का अगर जब इन्होंने PYQ पूछा था तो आंसर 0 था, लेकिन यहाँ पे आंसर इनफाइनाइट होगा। फिर चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 38। रे ऑप्टिक्स का ये क्वेश्चन है, क्लास 12th का चैप्टर है। ठीक है, इस क्वेश्चन को अगर आप ध्यान से देखोगे तो नीट 2015 में सिमिलर क्वेश्चन पूछा हुआ है, एकदम सिमिलर है। बस फर्क कितना सा है कि यहाँ पे एक कन्वेक्स लेंस लिया है और उसको एक मीडियम में डाला है, इस तरीके से डाला है कि यहाँ पे 2 प्लेनो कनकेव लेंस बन गए हैं। और यहाँ पे क्या किया था, यहाँ पे 2 प्लेनो कन्वेक्स लेंस लिए गए थे और इसके बीच में फिल कर दिया था एक मीडियम, जिसके कारण यहाँ पे एक बाई कनकेव लेंस बन गया था। तो ये आपका यहाँ पे क्वेश्चन था। बाकी जिस तरीके से इसको सॉल्व करोगे एग्जैक्ट वही तरीका आपको यहाँ पे लगाना था इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। तो ये भी आपका एक PYQ डिराइव्ड क्वेश्चन था। फिर चलते हैं हम लोग आगे। अगला क्वेश्चन सेमीकंडक्टर से था, क्लास 12th का चैप्टर है। ठीक है, यही सिमिलर क्वेश्चन, मतलब इसी टाइप का क्वेश्चन जो है पिछले साल भी पूछा गया था, जो कि यहाँ पे जो कि एग्जाम्पलर से उठाया गया था इस क्वेश्चन को। और तो ये भी क्वेश्चन आपके PYQ से कह लो या एग्जाम्पलर से कह लो। फिर चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, जो कि करंट से पूछा गया था क्लास 12 चैप्टर से। करंट से काफी क्वेश्चन आए थे इस बार। फिर चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पे, जो कि करंट से पूछा गया था, क्लास 12 का ये चैप्टर है। ये क्वेश्चन जो था सिमिलर क्वेश्चन आपके NCERT एक्सरसाइज में प्रेजेंट है और यहीं से इस क्वेश्चन को उठाया गया है। सिमिलर क्वेश्चन है, देख सकते हो। ठीक है, फिर आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन मोशन इन स्ट्रेट लाइन से उठाया गया है, क्लास 11 का ही चैप्टर। बस फर्क क्या है कि इस क्वेश्चन में यहाँ पे एक बिल्डिंग से बॉल को ऊपर फेंका जा रहा है, यहाँ पे आपके ब्रिज से ऊपर फेंका जा रहा है। दूसरी चीज, यहाँ पे इन्होंने टाइम पूछा है, कितना टाइम लगेगा कि वो ग्राउंड को हिट करे, और यहाँ पे इन्होंने हाइट ऑफ ब्रिज पूछा है। जो आप इक्वेशन यहाँ लगाओगे, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन जिस तरीके से अप्लाई करते हो, सिमिलर इक्वेशन यहाँ पे आपको लगाना था। बस यहाँ पे आप टाइम सॉल्व करते हो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना के यहाँ पे आपको हाइट निकालना था। ठीक है, तो ये भी आपका NCERT का क्वेश्चन हो गया। फिर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 42, ग्रेविटेशन चैप्टर, क्लास 11 से इस क्वेश्चन को पूछा गया है। इस क्वेश्चन में जो फॉर्मूला आपको यूज करना था वो ये वाला फॉर्मूला था, जो कि समरी में प्रेजेंट था। आपको पता होता है कि मास डेंसिटी इंटू वॉल्यूम होती है, और आपको इसी मास को यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करना था डेंसिटी के टर्म्स में, ताकि आपको ये फॉर्मूला मिल जाए और फिर आप आंसर यहाँ पे टिक कर देते। तो यही चीज़ आपको यहाँ पे करनी थी। ठीक है, मैंने करके दिखा दिया। फिर आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन जो था वो एटम से पूछा गया था। एटम क्लास 12 का ये चैप्टर है। ये जो क्वेश्चन है वो डायरेक्टली एक्सरसाइज 12.8 से उठाया गया था, जैसा कि यहाँ पे देख सकते हो। फिर आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म से उठाया गया है, क्लास 12 का चैप्टर है। ये क्वेश्चन
मेरे को डायरेक्टली नहीं मिला कहीं पे, जैसे कि कहीं पे वाईक्यू आए हो या फिर कहीं एनसीईआरटी ने सॉल्व करवाया हो, लेकिन इसका जो फॉर्मूला है सॉल्व करने का वो ये वाला फॉर्मूला है जो आपको यूज़ करना है। तो इसको आप कह सकते हो कि थोड़ा इनडायरेक्ट था ही एनसीईआरटी से, लेकिन आपको अगर क्रॉस प्रोडक्ट करने आता है तो इस क्वेश्चन में कुछ नहीं। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपका था ऑल्टरनेटिंग करंट क्लास 12 से। सिमिलर क्वेश्चन आपके एक्सरसाइज 7.11 में प्रेजेंट है, देख सकते हो। यहाँ पे भी इंपेडेंस पूछा है सर्किट का, यहाँ पे भी इंपेडेंस पूछा था, ठीक है। फिर चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन आपके करंट इलेक्ट्रिसिटी का है, क्लास 12 से इसको पूछा गया है। ये जो क्वेश्चन है वो आपका एग्जैक्टली पीवाईक्यू है 2018 का। बस यहाँ पे आपका इंटरनल रेजिस्टेंस प्रेजेंट है, यहाँ पे नेग्लिजिबल इंटरनल रेजिस्टेंस है, ठीक है। और यहाँ पे कुछ वैल्यूज दी गई हैं, यहाँ पे वैल्यूज नहीं दी गई हैं। तो जिस कंसेप्ट पे आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं उसी कंसेप्ट पे आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना था। इसका ईजी वर्जन इसको कह सकते हो आप, ठीक है। फिर चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन लॉज ऑफ मोशन से उठाया गया था क्लास 11 के चैप्टर से, ठीक है। एग्जैक्ट क्वेश्चन आपके एग्जाम्पल 5.7 में प्रेजेंट है, वहीं से इस क्वेश्चन को उठाया गया है, देख सकते हो। फिर चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन आपके ऑसिलेशन चैप्टर से उठाया गया है, क्लास 11 का ये चैप्टर है। डायरेक्टली तो ये क्वेश्चन मेरे को मिला नहीं, लेकिन इसको सॉल्व करने के लिए जो फॉर्मूला यूज होगा वो होगा आपका -ω²x, ठीक है। और ω²x सॉल्व करने के लिए आपको ओमेगा निकालना आना चाहिए था, मतलब टाइम पीरियड से आपको ओमेगा निकालना था। और x यहाँ पे 2 सेकंड पे बोला है, तो 2 सेकंड पे x क्या है, तो 2 सेकंड पे x आपको दिख रहा है कि 1 है। तो ये आपको पता रहता अगर आपने ये ग्राफ देखा हुआ एनसीईआरटी का, जहाँ पे डिस्प्लेसमेंट बताया है और यहाँ पे बताया कि ये जो चीज़ होती है वो टाइम पीरियड होती है। तो आप पता कर लेते कि ये जो 8 लिखा हुआ है वो क्या है, 8 सेकंड इसका टाइम पीरियड है। यहाँ से आप ओमेगा सॉल्व कर लेते और उसके बाद ओमेगा वहाँ पुट कर देते और आपको 2 सेकंड पे x मिल जाता है, ये जो कि आप यहाँ से देख सकते हो कि इस वाले एक्सिस पे x होता है, जो कि यहाँ लिखा भी हुआ है इन्होंने, ठीक है। इस तरीके से आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना था। बाकी एक्सप्लेनेशन निकालते कैसे वो यहाँ पे एनसीईआरटी में दिखाया गया है। फिर अगला क्वेश्चन जो ये दिख रहा है आपको 49th क्वेश्चन लॉज ऑफ मोशन क्लास 11 से पूछा गया है। ये जो क्वेश्चन है ये एग्जांपल 5.2 से इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का जो भी कंसेप्ट है वो आता है। यहाँ पे क्या था, इस वाले क्वेश्चन में बोला गया था कि इनिशियल स्पीड 90 थी जब वो बुलेट उसमें घुस रहा था, और जब वो 60 सेंटीमीटर चल गया, स्टॉपिंग डिस्टेंस यहाँ दे दिया है, तब उसकी जो स्पीड, स्टॉपिंग डिस्टेंस मतलब कि 0 हो गया होगा स्पीड, मतलब 90 से घुसा था और 0 हो गया था जब वो 60 सेंटीमीटर चला। तो यहाँ पे पूछा था रेजिस्टिव फोर्स बता दो। अब इस वाले क्वेश्चन में आपको रेजिस्टिव फोर्स भी निकालना होगा ताकि आप रेजिस्टिव एक्सेलरेशन निकाल पाओ, और उसके बाद आपको यहाँ पे टोटल लेंथ जो उसने चला है वो भी आपको निकालना था। तो इस क्वेश्चन को इन्होंने यहाँ पे 2 पार्ट में ब्रेक करके इस क्वेश्चन को बना दिया था। तो आपको कुछ नहीं करना था, आपको दिख रहा है यहाँ पे इनिशियल u था, फिर u/3 हुआ और उसके बाद ये 0 हो गया। तो ये लेंथ तो आपको दिया गया है 24 सेंटीमीटर। आपको ये, अगर आप ये लेंथ निकाल लेते हो तो आप फाइनल आंसर दे सकते हो कि कितना लेंथ टोटल चला है ब्लॉक के अंदर। अब इस चीज़ से आपके पास इनिशियल भी है, फाइनल यू भी है और डिस्टेंस भी है, तो v² - u² = 2as से आप यहाँ पे रेजिस्टिव एक्सेलरेशन निकाल सकते थे, और वही एक्सेलरेशन यहाँ लग रहा होगा। तो एक बार एक्सेलरेशन मिल जाए आपको तो आपके पास इनिशियल वेलोसिटी है, फाइनल वेलोसिटी है। इस केस में भी यहाँ पे आप एक्सेलरेशन रख के s निकाल लेते, तो यहाँ से s निकालने के बाद 24 प्लस इस s को करते तो आपको क्या मिल जाता, फाइनल जो टोटल लेंथ वो चला है वो मिल जाता। इस तरीके से इस क्वेश्चन के कंसेप्ट को यहाँ पे अप्लाई करना था, ठीक है। फिर चलते हैं हम लोग लास्ट क्वेश्चन पे। ये जो लास्ट क्वेश्चन है वो डायरेक्टली पीवाईक्यू से उठाया गया है। जिस तरीके से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करते सिमिलर तरीके पे आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना था, सेम कंसेप्ट है। मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म वाले चैप्टर से इस क्वेश्चन को उठाया गया है, जो कि क्लास 12 का चैप्टर है, ठीक है। तो सिमिलर क्वेश्चन मैं इसको बोल रहा हूँ। तो होप कि आपको दिख गए कि सारे क्वेश्चन कहाँ से आए हैं। थैंक यू अगर आप अभी तक इस वीडियो में टिके हुए थे, ठीक है। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो जैसा कि आपने पिछले वाली वीडियो में प्यार दिखाया था, प्लीज़ इस वीडियो को भी प्यार दिखाओ। मैं ज़्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब बोलता नहीं हूँ, लेकिन इस वीडियो मैं चाहता हूँ कि काफ़ी मेहनत लगती है इस वीडियो में 40-50 क्वेश्चन ढूंढ के लाने में, पीवाईक्यू एग्जाम्पलर हर एक बुक को खोल के रख के। मेरे को ये पीडीएफ बनाने में बहुत टाइम लगा है, ठीक है। तो अगर पसंद आई तो उसको शेयर करो जितने दोस्त हैं आपके आसपास, लाइक करो वीडियो को, सब्सक्राइब करो, और जो इनिशियली मैंने जो कंक्लूजन दिया था उसको मत भूलना। इसका मैंने यहाँ पे चार्ट भी बना दिया है, आपको मैं दिखा देता हूँ कि कितने क्वेश्चन आपके डायरेक्ट से एनसीईआरटी से, ये भी देख सकते हो। डायरेक्ट आपके 26 क्वेश्चन थे, इनडायरेक्ट 9 थे, पीवाईक्यू 13 थे और एग्जाम्पलर 2 थे। तो अगर आप डायरेक्ट एनसीईआरटी और पीवाईक्यू को भी जोड़ोगे तो 39 क्वेश्चन आपके आए थे, जो कि आपको इजीली 150 प्लस मार्क्स दिला देते हैं। चलो बाय बाय।